हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 5 क्लास 6 ज्योग्राफी का और इसमें हम बात करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की। जैसा कि हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ के जो लैंड वाटर और एयर के एलिमेंट्स हैं वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे तीन कंपोनेंट जो हैं एनवायरनमेंट के वो मिलते हैं। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिस पे हम रहते हैं उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। जो गैसियस लेयर हैं अर्थ के आसपास उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, और इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। तीसरा रीजन है हाइड्रोस्फीयर का, जो कि पानी से बना हुआ है और ये अर्थ के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो वाटर है, पानी है, वो अपनी तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है। आइस की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और वाटर वेपर की फॉर्म में। बायोस्फीयर जो है वो एक नैरो पतला जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं, तीनों एक साथ हैं और यहाँ पे ही लाइफ जो है अपने अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, और इसके अंदर जो आती है अर्थ की क्रस्ट और थिन लेयर सॉइल की, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन किया जाता है। अर्थ का जो सरफेस है उसे दो मेन भागों में बांटा जाता है। एक है कॉन्टिनेंट्स और दूसरे हैं ओशियन बेसिन्स। जो लैंड मासेस हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उसे हम कहते हैं ओशियंस। ओशियंस जो हैं वर्ल्ड के वो सब आपस में कनेक्टेड हैं अगर आप उन्हें देखें तो, और इस कारण जो लेवल है सी वाटर का वो सब जगह सेम रहता है। जो लैंड की एलिवेशन है उसको हम सी लेवल से ही मापते हैं कि सी लेवल से कितनी ऊपर है कोई जगह। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दुनिया की, माउंट एवरेस्ट, वो 8,848 मीटर्स सी लेवल से ऊपर है। तो सी लेवल अगर जीरो पे है तो ये 8,848 मीटर्स पे है। और जो सबसे गहरी जगह है इस दुनिया की वो है मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन के अंदर, और वहां पे जो गहराई है वो लगभग 11,000 मीटर्स की है। तो अगर आप कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं। इन कॉन्टिनेंट्स के नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो ज़्यादातर लैंड मासेज हैं वो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि ऊपरी भाग में, इक्वेटर से ऊपर। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये लगभग 1/3, एक तिहाई है टोटल लैंड एरिया के अर्थ का। एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है। तो प्राइम मेरिडियन वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये उसके इस तरफ पड़ता है, ईस्टर्न भाग में पड़ता है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी एशिया में से पास करता है और इनफैक्ट वो इंडिया में से भी पास करता है। एशिया और यूरोप को बांटने वाली जो माउंटेन्स हैं उन्हें उरल माउंटेन्स कहते हैं। ये वेस्ट साइड में है जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं। अगर यूरोप और एशिया को एक साथ देखें तो हम उसे यूरेशिया कहते हैं। यूरोप जो है वो एशिया के मुकाबले काफ़ी छोटा है जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, और ये एशिया के वेस्ट साइड में पड़ता है। आर्कटिक सर्कल जो है वो यूरोप में से पास करता है जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं। यूरोप जो है वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, जैसे आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है
वो लगभग इसके बीच में से पास होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। अफ्रीका जो है वो चारों तरफ से ओशियंस और सीज से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नाइल नदी, वो भी अफ्रीका में से ही बहती है। नॉर्थ अमेरिका दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसे कि हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ये जो है ये पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये 3 ओशियन से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। अब साउथ अमेरिका की बात करें तो वो लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। एंडीज जो कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट नदी जो है अमेज़न नदी, वो भी साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ये चारों तरफ से जो है ओशियंस और सीज से घिरा हुआ है और इसे एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अंटार्कटिका भी पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है। साउथ पोल जो है वो ऑलमोस्ट इसके सेंटर में मिलता है। अब क्योंकि ये साउथ पोलर रीजन में है, ये परमानेंटली कवर्ड रहता है आइस की थिक शीट से। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं हैं, पर कई देशों ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं। भारत ने भी यहाँ पे अपने 3 रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री नाम के। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। 71% जो एरिया है अर्थ का वो कवर्ड है पानी से और 29% जो है वो है लैंड। हाइड्रोस्फीयर के अंदर पानी अपनी तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है? चलता हुआ पानी ओशियंस और रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, आइस जो कि ग्लेशियर्स के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये सभी कुछ हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। अर्थ का 97% से ज़्यादा पानी जो है वो ओशियंस में मिलता है और ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। और इसके अलावा भी जो पानी है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा है आइस शीट्स की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में और ज़मीन के नीचे। तो बहुत ही थोड़ी परसेंटेज है पानी की जो कि फ्रेश वाटर की फॉर्म में है, जिसे ह्यूमंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लू प्लैनेट कहलाए जाने के बाद भी पानी की यहाँ पे शॉर्टेज है अर्थ के ऊपर। ओशियंस जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है और ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। ओशियन वाटर जो है वो लगातार चलता रहता है, मूव होता रहता है और 3 मेन तरह की मूवमेंट जो है वो पाई जाती हैं, वेव्स की फॉर्म में, टाइड्स की फॉर्म में और ओशियन करंट्स की फॉर्म में। जो 5 मेजर ओशियंस हैं दुनिया के, उनके नाम हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है और अर्थ का 1/3 हिस्सा जो है वो वहाँ पे फैला हुआ है। मुरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा हिस्सा है अर्थ का, वो भी पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। पैसिफिक ओशन जो है वो लगभग सर्कुलर शेप का है और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अटलांटिक ओशन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है।
ये एक तरफ घिरा हुआ है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से, और दूसरी तरफ है इसके यूरोप और अफ्रीका। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जैसा आप देख सकते हैं। और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, और इसकी कोस्ट लाइन के कारण ये लोकेशन बहुत ही आइडियल होती है नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स बनाने के लिए। इंडियन ओशियन जो है वो एक लौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, इंडिया। इसकी जो शेप है वो लगभग ट्रायंगल जैसी है, और वेस्ट साइड में है इसके अफ्रीका, नॉर्थ में है इसके एशिया, और ईस्ट में है इसके ऑस्ट्रेलिया। अगर सदर्न ओशन की बात करें तो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से घेरे हुए है, और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है नॉर्थर्न डायरेक्शन में। और इसी तरह आर्कटिक ओशन की अगर बात करें तो ये है आर्कटिक सर्कल के अंदर और नॉर्थ पोल को घेरे हुए है। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू, और जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न कोस्ट लाइंस हैं नॉर्थ अमेरिका की और यूरेशिया की, वो इसे घेरे हुए हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। और जो अर्थ के चारों ओर गैसेस की लेयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक थिन ब्लैंकेट है एयर की, और ये लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें मिलती है ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, और ये हमें बचाती है अर्थ की सन रेज से भी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स से। एटमॉस्फेयर जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। एटमॉस्फेयर जो है उसे हमने 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, डिपेंडिंग ऑन कॉम्पोजिशन, तापमान और कई अन्य प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर, और पांचवा है एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है उसमें मेन गैसेस हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 99% पार्ट हैं क्लीन ड्राई एयर का। तो जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और इसके अलावा हैं बाकी गैसेस, जिसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसें। ऑक्सीजन जो है वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और नाइट्रोजन भी ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि प्लैनेट को गर्म रखा जा सके। ये एसेंशियल है, ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो वेरी करती है हाइट के साथ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है। ये सी लेवल पर मैक्सिमम होती है, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो है एयर की वो कम होती चली जाती है। इसीलिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो ले जाने पड़ते हैं, ताकि वो सांस ले सके हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर। एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर, और ये जगह टू जगह वेरी भी करता है। किसी जगह पे प्रेशर हाई होता है और किसी जगह पे प्रेशर लो होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, हाई और लो। एयर जो है वो हमेशा फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और जो मूविंग एयर होती है, चलती हुई एयर होती है, उसे कहते हैं विंड। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। जो डोमेन ऑफ लाइफ है अर्थ का वो है बायोस्फीयर। ये एक नैरो पतला जोन है जहाँ पे संपर्क में आते हैं लैंड, वाटर और एयर। यही एक जोन है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, और यही यूनिक बात है इस प्लैनेट की। कई तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पाए जाते हैं, छोटे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जिसमें इंसान भी आते हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बायोस्फीयर से भी जुड़े हुए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर में है इन्हें दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। 3 डोमेन जो हैं अर्थ के वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं
किसी न किसी तरह से। जैसे इंसान जो है वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन खाली करने के लिए लकड़ियाँ काटता है, तो उससे सॉयल जो है वो भी इरोड होना शुरू हो जाता है। और नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक, उनके कारण भी अर्थ के सरफेस के अंदर चेंजेस आते हैं। वेस्ट मटेरियल जब हम डिस्चार्ज करते हैं लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, तो वो पानी को अनसूटेबल कर देती है ह्यूमन यूज़ के लिए, और दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक होता है। जो एमिशन है इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से और व्हीकल से, इससे एयर पॉल्यूट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है इंसानी गतिविधियों के कारण और दूसरे कारणों से, तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, और इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। तो इसीलिए हमें जो रिसोर्सेज हैं उन्हें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे नेचर के अंदर, तीनों डोमेन्स के अंदर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के अंदर। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।